on this track, fam. जय हिंद टू एवरीवन। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स कौन सी क्लास की पढ़ने वाले हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की। इट मींस अभी अभी आपने 10th के एग्जाम्स दिए थे और अब तो रिजल्ट्स भी आ गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट वैसा नहीं रहा हो जैसा आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बट याद रखना, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो देयर इज लॉट्स मोर टू कम इन योर लाइफ, इट्स जस्ट द बिगनिंग। तो आपको किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में। चलिए, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करता हूं क्लास 11 की। ओके, देखिए, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि यार इकोनॉमिक मीन्स व्हाट, इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन की बात करूं इकोनॉमिक्स की, बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन की, तो आई कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? ये इकोनॉमी की स्टडी है। तो अब अगला सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर इकोनॉमी मींस व्हाट, इकोनॉमी मतलब क्या होता है? सुनते तो हैं हम लोग, कई बार न्यूज में सुनते रहते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं दैट इंडिया इज एन इकोनॉमी, इंडिया एक काफी ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी आप लोग सब सुन रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट्स आए हैं। ये सब चीजें हम सुनते रहते हैं। ओके, बट इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी का मतलब होता है इट्स अ प्लेस वेयर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट, ऑल दीज थ्री फंडामेंटल यूनिट्स पैरेलली एग्जिस्ट। तो ऐसी जगह जहां पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट तीनों पैरेलली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मून इज एन इकोनॉमी, चांद एक अर्थव्यवस्था है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या चांद पर कंज्यूमर है? क्या चांद पर प्रोड्यूसर है? क्या चांद पर मार्केट है? ऑब्वियसली नॉट। वहां पर ना तो कंज्यूमर है, ना प्रोड्यूसर है, ना मार्केट है। सो दैट्स व्हाई वी कांट से दैट मून इज एन इकोनॉमी। मून एक इकोनॉमी है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर किसी जगह को हमें इकोनॉमी कहना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वहां पर कंज्यूमर होना चाहिए, वहां पर प्रोड्यूसर होना चाहिए और वहां पर मार्केट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट के कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, मार्केट क्या होता है? ऑब्वियसली ये काफी फैमिलियर वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन वर्ड्स के बारे में पहले नहीं सुन रखा हो, तो कुछ ना कुछ बातें तो हमें पहले से क्लियर है, फिर भी एक बार अपन लोग समझ लेते हैं। ध्यान देना। देखिए, जब हम कहते हैं कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज दैट पर्सन और अ यूनिट ऑफ द इकोनॉमी हु डज कंजम्पशन। कंज्यूमर असल में कौन है? इकोनॉमी के अंदर कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन करने का काम कर रहे हैं। कंज्यूमर किसका कंजम्पशन करता है? कंज्यूमर कंजम्पशन करता है या तो प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल, इट्स अ प्रोडक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, इट्स अ सर्विस। तो कंज्यूमर या तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन करता है या फिर सर्विस का कंजम्पशन करता है। ओके, तो जो भी पर्सन कंजम्पशन करेगा दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर। ओके, अच्छा, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। किसका प्रोडक्शन? कमोडिटी का प्रोडक्शन, आइदर प्रोडक्ट का कंजम्पशन और सर्विस का प्रोडक्शन। दैट पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास एडमिशन भी ले चुके हैं, तो आप लोग अभी हमसे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लोग कौन हैं? यस, योर आंसर इज करेक्ट, आप लोग कंज्यूमर हैं बिकॉज यू आर डूइंग द कंजम्पशन। और हम लोग कौन है यहां पर? ऑब्वियसली वी आर द प्रोड्यूसर्स। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? तो कंज्यूमर कौन है? जो कंजम्पशन करता है। प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन करता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट? मार्केट क्या होता है?
देखिए, अगर मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करूं मार्केट की, तो हम कह सकते हैं दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर कैन बाय एंड सेलर कैन सेल। एक ऐसी जगह जहां पर खरीदने वाला सामान खरीद सकता है और बेचने वाला सामान बेच सकता है, बट इट्स अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न टाइम डेफिनेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मार्केट सिर्फ एक प्लेस है। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं तो आई विल से दैट मार्केट इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर कैन बाय एंड सेलर कैन सेल। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू खरीदने वाला खरीद सकता है, बेचने वाला बेच सकता है। आप देख सकते हो रिसेंट टाइम में मार्केट की डेफिनेशन कितनी ज्यादा इवॉल्व हुई है। आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, रात को 2 बजे अगर आप एक टी शर्ट परचेज करना चाहते हो, अगर आप मोबाइल परचेज करना चाहते हो, तो इट्स पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है या नहीं है? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर, हम लोग अमेजॉन पे जाकर के, स्नैपडील पे जाकर के, फ्लिपकार्ट पे जाकर के हम लोग ये सारी शॉपिंग रात को 2 बजे तो क्या, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 24/7 हम लोग ये शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते आजकल के टाइम पे कि मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस होती है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर खरीदने वाला जाता है और बेचने वाला भी वहां पर आता है, फिर वहां पर जो है एक्सचेंज परफॉर्म होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो मार्केट इज व्हाट? Nowadays we will say that market is an arrangement where buyer can buy and seller can sell. तो ऐसी जगह जहां पर कंज्यूमर है, जहां पर प्रोड्यूसर है और जहां पर मार्केट है, और ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स इकोनॉमी की एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, ऐसी जगह को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी जगह को हम इकोनॉमी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज एन इकोनॉमी। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा शहर है कोटा, तो कोटा भी अपने आप में एक इकोनॉमी है, क्योंकि कोटा में कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट है। इवन आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया भी अपने आप में एक छोटी सी क्या है? इकोनॉमी है। सो बेसिकली इकोनॉमी मीन्स वेयर दीज 3 फंडामेंटल यूनिट्स पैरेलली एग्जिस्ट एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम these 3 fundamental units interact with each other. Getting this point? अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना बेसिकली हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो है, ऑब्वियसली कंज्यूमर की बहुत सारी वांट्स होती हैं। कंज्यूमर के पास पैसा कम होता है, लेकिन उस लिमिटेड इनकम में उसकी वांट्स बहुत सारी होती है। उसे आईफोन खरीदना है, उसे रोलेक्स की वॉच खरीदनी है, उसे बाइक खरीदनी है, हार्ले डेविडसन खरीदनी, देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन इनकम तो क्या है? लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स हमें बताएगी कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम का यूज करके अपनी वांट्स को मैक्सिमम लेवल पर कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर को भी यह बताएगी कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। और कंज्यूमर के बेस्ट फील के लिए वी कैन से दैट प्रोड्यूसर के लिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितने तरह के मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, उन मार्केट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की ना 2 ब्रांचेस होती हैं। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे केमिस्ट्री होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। सिमिलरली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की भी 2 ब्रांचेस होती है, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैं बताता हूं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट इंडिविजुअली। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग स्टडी करते हैं। अलग अलग स्टडी करने का मतलब क्या है? अलग अलग स्टडी करने का मतलब यह है कि जब हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में पढ़ते समय हमारा सारा फोकस किस पे होगा? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर पे होगा। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा सारा फोकस किस पे होगा? प्रोड्यूसर पे होगा। और जब हम मार्केट को स्टडी करेंगे तो हमारा सारा फोकस मार्केट पे होगा। उस समय हम कंज्यूमर को इग्नोर कर देंगे, प्रोड्यूसर को इग्नोर कर देंगे। जब इस तरह से हम तीनों फंडामेंटल यूनिट को इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ते हैं, देन दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकेंड ब्रांच है उसमें क्या किया जाता है? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट वी डू,
हम इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स को एग्रीगेटिवली स्टडी करते हैं, इनका कंबाइंड इंटरैक्शन स्टडी करते हैं, इनका कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सबने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, कई बार न्यूज वगैरह में भी हम सुनते रहते हैं, द वर्ड इज जीडीपी। क्या फुल फॉर्म होता है जीडीपी का? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में आपके कंट्री के अंदर जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज जीडीपी। इसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है किसी कंट्री का जीडीपी प्रोड्यूस करने में क्या सिर्फ कंज्यूमर का रोल है, क्या सिर्फ प्रोड्यूसर का रोल है, या क्या सिर्फ मार्केट का रोल है? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली जब हम किसी कंट्री के जीडीपी की बात करते हैं तो इट्स अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द मार्केट। तीनों का कंबाइंड इंटरैक्शन का रिजल्ट होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो जीडीपी है, हम इसे कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे? ऑब्वियसली हम इसे स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल यूनिट्स एग्रीगेटिवली। इट्स द कंबाइंड स्टडी ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। ओके, चलिए, तो दिस इज अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, क्लास 11th में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। दैट मींस आप कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट, आप तीनों को क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअली स्टडी करने वाले हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा एंड दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। 10th क्लास में भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का। क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का? कुछ याद आ रहा हो तो? यस, आपने मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा, आपने मोड का कैलकुलेशन पढ़ा होगा। यस, ये स्टैटिस्टिक्स होती है। 10th में आपने मैथ्स के साथ बहुत थोड़ा सा पढ़ा होगा। 11th क्लास में आपको एक पूरी बुक जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पढ़नी है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, बहुत सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स हम ये तो नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट जो आप ये मान करके चलिए हर स्ट्रीम के साथ पढ़ाया जाता है। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ओके, तो क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना। 11th में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब है हमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट, इन तीनों को अलग अलग बिल्कुल माइक्रो लेवल पर स्टडी करना है। गॉट इट? अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले कौन सी फंडामेंटल यूनिट को टारगेट करेंगे? हम सबसे पहले टारगेट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इकोनॉमी एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज कंज्यूमर। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? कंज्यूमर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कंज्यूमर इज समवन हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है, मार्केट में जाकर के डिमांड बनाता है, तभी उसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है। फिर जब प्रोडक्शन होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम जनरेट होती है, पूरी इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चलता है, इकोनॉमी का जो चक्का है वो चलता है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स व्हाई हम सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे? डीपली कंज्यूमर को स्टडी करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता दूं जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको यूनिट का नाम मिलेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वैसे ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर है, यू कैन से दैट, बट हम इसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम लेटर ऑन कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, एंड दैट प्लेयर इज कंज्यूमर। ओके, वैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था कि कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। किसका कंजम्पशन करता है कंज्यूमर? या तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन करेगा या फिर सर्विस का कंजम्पशन करेगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं? प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को कंबाइनली इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कमोडिटी। ओके, तो हम इकोनॉमिक्स में ना बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहा है या सर्विस का कंजम्पशन कर रहा है। हम जनरली क्या बोलेंगे? कंज्यूमर किसका कंजम्पशन करता है? कमोडिटी का कंजम्पशन करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस
कंज्यूमर आखिरकार किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करता क्यों है? वाई कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी? द सिंपलेस्ट रीजन बिहाइंड द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी इज सैटिस्फैक्शन। हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन तभी करते हैं जब कंजम्पशन करने के बदले में हमें क्या मिले? सैटिस्फैक्शन मिले। कई बार लोगों को लगता है कि प्राइस जो है ना वो प्राइमरी चीज होती है कंजम्पशन के रीजन के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी रीजन होता है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन के पीछे वो होता है सैटिस्फैक्शन। जैसे अगर एक सिंपल सी बात करें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ सैटिस्फैक्शन मिलेगा, तब तो आप मेरी कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे। अगर मान लो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या आप मुझसे पढ़ेंगे? क्या आप मेरी कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। फिर भले ही मैं फ्री में आपको ये चीज अवेलेबल क्यों ना करा दूं, भले फिर मैं ये बोलूंगा ना, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं आओ मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, आप तब भी नहीं पढ़ने वाले। गेटिंग दिस पॉइंट? और वहीं अगर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हो सकता है आप हमें कुछ पैसे भी दे दो। गेटिंग दिस पॉइंट? सो if someone asks what is the basic reason behind the consumption of commodity, so we won't say that it is price. We will say the primary reason behind the consumption of commodity is satisfaction. Consumer किसके लिए consumption करता है? Satisfaction के लिए consumption करता है। अगर satisfaction मिलेगा तो बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए भी कंज्यूमर हो सकता है तैयार हो जाए, और अगर satisfaction नहीं मिलेगा तो आप फ्री में क्यों ना देने की कोशिश करो, कंज्यूमर फिर भी कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं करने वाला। गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा देखिए, इकोनॉमिक्स में ये जो सैटिस्फैक्शन है ना, इसे हम टेक्निकली कहते हैं यूटिलिटी। इन इकोनॉमिक्स दिस सैटिस्फैक्शन वर्ड टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि अगर कोई चीज मुझे सेटिस्फाई कर सकती है तो उस कमोडिटी की मेरे लिए यूटिलिटी है। अगर कोई चीज मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो उस कमोडिटी की मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई कमोडिटी हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है और कोई कमोडिटी हमें कंपैरेटिवली कम सेटिस्फाई करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक बहुत कैजुअल से सेलर की आइसक्रीम भी खा सकते हैं, हो सकता है आपको उससे उतना सेटिस्फैक्शन ना मिले, और वहीं आप हो सकता है बास्किन एंड रॉबिन्स की आइसक्रीम भी खाएं तो वहां आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है? किसी कमोडिटी में आपके किसी वांट को, आपके किसी इच्छा को पूरा करने की कितनी शक्ति है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूटिलिटी। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से हमें यहां तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कंज्यूमर जो है कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, और कंजम्पशन हम किसके लिए कर रहे हैं? सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, और सेटिस्फैक्शन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब आगे ध्यान देना। देखिए, इकोनॉमिक्स में जब ये सेटिस्फैक्शन वर्ड, ये जो यूटिलिटी वर्ड है, जब इनिशियली यूज होना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ इकोनॉमिस्टों ने कहा दैट यूटिलिटी इज प्लेजर। मतलब यूटिलिटी वर्ड को किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई? प्लेजर वर्ड के साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई। यानी कि कुछ लोगों ने इनिशियली कहा कि अगर किसी चीज का कंजम्पशन करने से हमें प्लेजर मिलता है, प्लेजर मतलब हमें अगर खुशी मिलती है, तो उस कमोडिटी की हमारे लिए यूटिलिटी है। अगर कंजम्पशन करने से हमें प्लेजर नहीं फील हो रहा है, प्लेजर मतलब समझते हैं ना आप लोग, अच्छा अच्छा लगना, हैप्पीनेस फील होना, तो अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करने से हमें प्लेजर नहीं मिल रहा है तो कुछ इकोनॉमिस्टों ने कहा कि इसका मतलब उसकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह सही बात है कि यूटिलिटी और प्लेजर ये दोनों एक ही हैं? बोथ मीन्स द सेम। व्हाट यू थिंक? द आंसर इज नो। We can't say that utility and pleasure are one and the same thing. Why? Because there are many commodities जिनका कंजम्पशन करने से ना हमें प्लेजर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम उन कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, इंजेक्शन लगवाने से प्लेजर मिलता है क्या? जब हम मार्केट में जाते हैं, डॉक्टर के पास कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कई बार हमें इंजेक्शन लिख दिया जाता है, तो क्या इंजेक्शन लगवाने में मजा आता है? हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या दवाई खाने में हमें मजा आता है? मेडिसिन खाने में मजा आता है? भैया हम ऐसा तो नहीं करते ना कि अपने किसी फ्रेंड को बोलें कि ले चल आज मेडिकल की दुकान पे चलते हैं और 2 पैरासिटामोल खरीद के खाएंगे। वी डोंट डू दैट। लेकिन फिर भी हमें जब हम बीमार होते हैं इन कमोडिटीज का कंजम्पशन करना पड़ता है। भले ही हमें प्लेजर नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल हम कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि इससे हमारी बीमारी ठीक होगी और हमें सम सॉर्ट ऑफ क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
तो यू कांट से दैट यूटिलिटी एंड प्लेजर आर वन एंड द सेम थिंग, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ओके अच्छा, सिमिलरली कुछ इकोनॉमिस्टों ने यह भी कहने की कोशिश की कि यूटिलिटी और वेलफेयर एक ही होता है। मतलब कुछ इकोनॉमिस्टों ने यह कहने की कोशिश की कि जिस चीज का कंजम्पशन करने से आपका भला होगा, आपको वेलफेयर होगा, सिर्फ उसी की आपके लिए यूटिलिटी है। जो चीज आपका भला नहीं कर सकती उसकी आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह सही बात है दैट यूटिलिटी एंड वेलफेयर बोथ आर सेम थिंग? व्हाट यू थिंक? अगेन द आंसर इज नो, बिकॉज देयर आर मेनी कमोडिटीज जिनका कंजम्पशन करने से हमारा कोई वेलफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में उनका बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल है, सिगरेट है, वीड है, चरस है, गांजा है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ कमोडिटीज लाइक दैट जिनके कंजम्पशन से कोई वेलफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। आप देखो ना, अभी कोविड-19 के टाइम पर जब सरकार के पास टैक्सेस नहीं आ रहे थे, सरकार के रेवेन्यू जीरो हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट बोला वाइन शॉप खोल दो, कोई वेलफेयर नहीं है वाइन से। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कोविड-19 की सिचुएशन में कलेक्ट हुआ आफ्टर द लॉकडाउन, वो किससे कलेक्ट हुआ? वो आपको वाइन से कलेक्ट हुआ, अल्कोहल से कलेक्ट हुआ। तो लोग कंजम्पशन कर रहे, भले उससे कोई वेलफेयर नहीं है। सो कंक्लूसिवली वी कैन से दैट ये जो यूटिलिटी है, ये जो है, ये सेटिस्फैक्शन है। आप इसे सिर्फ वेलफेयर नहीं बोल सकते, आप इसे सिर्फ प्लेजर नहीं बोल सकते। अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करने से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो डेफिनेटली कंजम्पशन करेगा, फिर भले ही प्लेजर ना मिल रहा हो, फिर भले ही वेलफेयर ना मिल रहा हो। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन करता है, सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी सिर्फ वेलफेयर नहीं है, यूटिलिटी सिर्फ प्लेजर नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आगे हमें कि कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा, सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कंज्यूमर कब तक, जब वो कंजम्पशन करना शुरू करेगा तो वो कब तक कंजम्पशन करेगा? द आंसर इज कंज्यूमर अपना कंजम्पशन ना तब तक करता रहता है जब तक कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर ना पहुंच जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप अगर चपाती खाना शुरू करते हो, रोटी खाना शुरू करते हो, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक कौर खा के आप रुक जाओगे, एक बाइट खाया और रुक गए, आप ऐसा तो नहीं करोगे। आप व्हाट विल यू डू? यू विल कीप ऑन कंज्यूमिंग। आप कब तक खाओगे? जब तक कि आपका पेट नहीं भर जाता। दैट मींस आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम पर नहीं चला जाता। जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम पे चला जाएगा तब आप अपना कंजम्पशन रोक दोगे। ध्यान देना, जिस समय आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर होता है उस समय हम कहते हैं कि आपने क्या अचीव कर लिया है? आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो इफ समवन आस्क के until when consumer keeps on consuming, we will say consumer will keep on consuming until his satisfaction level reaches to maximum. जब satisfaction level maximum पे जाएगा तब जाकर के हम कहेंगे कि कंज्यूमर ने क्या अचीव कर लिया है? इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। ओके, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ना शुरू किया है ना, इस पूरे यूनिट के अंदर हमारा एम्फेसिस, हमारा फोकस इसी बात पे होगा कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, कब कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले लेवल ऑफ कंजम्पशन पर आता है। दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले लेवल ऑफ कंजम्पशन को आइडेंटिफाई करना, यही हमारे इस चैप्टर का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है। अब देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए ना हम देखेंगे दैट देयर आर टू अप्रोचेस, द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। क्या होती है ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, हमें ये तो समझ में आ गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फील हो। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगेन इट इज रिलेटेड टू यूटिलिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए ना हमें इस यूटिलिटी वर्ड को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में जब ये यूटिलिटी वर्ड आया तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो यूटिलिटी है क्या ये मेजरेबल है? क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं? तो इन इकोनॉमिक्स देयर आर टू अप्रोचेस फॉर मेजरिंग एंड एक्सप्रेसिंग यूटिलिटी, द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, अब ये कार्डिनल अप्रोच क्या है? द कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी सिंपली स्टेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, लाइक 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, लाइक जैसे टाइम को मेजर किया जाता है 20 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ठीक है, जैसे फोर्स को हम मेजर करते हैं लाइक 10 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स, लाइक दिस। तो कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। हाउएवर, जब भी किसी टर्म को, जब भी किसी वेरिएबल को कार्डिनली यानी कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है तो हमें ना उसकी यूनिट चाहिए होती है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकेंड्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। सिमिलरली जब कार्डिनल अप्रोच की बात आई यूटिलिटी की, तो जिन भी इकोनॉमिस्टों ने कार्डिनल अप्रोच दी थी उनसे पूछा गया कि ये बताओ कि भैया फिर यूटिलिटी की यूनिट क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि यूटिलिटी की यूनिट होगी यूटिल्स। ओके, तो सिंपली कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है, दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और नंबर की फॉर्म में मेजर करने के लिए हम यूटिलिटी की यूनिट क्या यूज करेंगे, यूटिल्स यूज करेंगे। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर कंज्यूमर एसी, कूलर और फैन का कंजम्पशन कर रहा है, तो कार्डिनल अप्रोच कहती है कि आप ना ऐसे बता सकते हो कि एसी का कंजम्पशन करने से आपको 1000 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, कूलर का कंजम्पशन करने से आपको 800 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, और फैन का कंजम्पशन करने से आपको 600 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। दिस इज द कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग द यूटिलिटी, व्हिच सेज दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, अच्छा, अब ये कार्डिनल अप्रोच ना, ठीक है, बढ़िया अप्रोच थी, काफी कुछ हम इससे कर भी पाए, बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और जल्दी ही एक और अप्रोच आ गई यूटिलिटी को मेजर करने की। क्या आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि कार्डिनल अप्रोच का क्या लिमिटेशन रहा होगा जिसके कारण हमने कार्डिनल अप्रोच को छोड़ दिया? मतलब ऐसे आपको तो दोनों अप्रोचेस पढ़नी है, बट मॉडर्न टाइम्स में ऑर्डिनल अप्रोच की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या लिमिटेशन रही होगी कार्डिनल अप्रोच की? हाँ, बिल्कुल सही, कार्डिनल अप्रोच की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि इसमें यूटिलिटी को हमने क्या करा, नंबर की टर्म में एक्सप्रेस किया। हम सब जानते हैं यूटिलिटी इज सैटिस्फैक्शन, एंड सैटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट इज साइकोलॉजिकल, इट इज समथिंग दैट इज इनटेंजिबल। तो आपने बोल तो दिया कि यूटिलिटी जो है उसे न्यूमेरिकली मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन आप ये बताओ, मतलब कार्डिनल अप्रोच वालों से मेरा क्वेश्चन है एक तरह से, वी कैन से दैट, कि ये बताओ कि यूटिलिटी को नंबर की टर्म में मेजर करने के लिए क्या हमारे पास कोई गैजेट हो सकता है, क्या हमारे पास कोई डिवाइस हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यूटिलिटी इज समथिंग दैट इज टोटली इंटेंजिबल। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको आप तराजू में तोल लोगे, ठीक है, या जिसको आप इंची टेप से नाप लोगे। और फिर इन्होंने ना यूटिलिटी की यूनिट भी दी, और यूटिलिटी की यूनिट क्या थी, यूटिल्स थी, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो हमें पता होता है कि यार 1 मीटर कितना लंबा होता है। तो अगर कोई हमसे बोलेगा यार वो डिस्टेंस 100 मीटर का था, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये समझ सकता है कि अच्छा 100 मीटर मतलब इतना डिस्टेंस तो होगा, हमारा दिमाग उसे ऑलरेडी क्या कर लेगा, अज्यूम कर लेगा। हमें पता होता है कि 1 सेकेंड मींस कितना टाइम गैप होता है। तो अगर कोई हमें बोलेगा 20 सेकेंड्स वहां खड़े होकर के वेट करो, तो भले हमारे पास घड़ी नहीं होगी ना, तब भी हम 20 सेकेंड्स के लिए वेट कर सकते हैं। अब कार्डिनल अप्रोच वालों ने बोला यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स, तो इनसे पूछा गया कि ये बताओ कि 1 यूटिल्स मींस हाउ मच सैटिस्फैक्शन, एक यूटिल्स मतलब कितना सैटिस्फैक्शन होता है। अब सैटिस्फैक्शन तो मेंटल कंसेप्ट है, तो साइकोलॉजिकल चीज है, तो इंटेंजिबल है। तो कार्डिनल अप्रोच वाले ये नहीं समझा पाए कि 1 यूटिल्स मतलब कितना सैटिस्फैक्शन होता है। तो जब आप 1 यूटिल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन को ही नहीं समझा पा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि एसी का कंजम्पशन करने से 1000 यूटिल का सैटिस्फैक्शन मिला, कूलर का कंजम्पशन करने से 800 का मिला, फैन का कंजम्पशन करने से 600 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला, तो इसका मतलब हम क्या समझे, कितना सैटिस्फैक्शन मिला है? गेटिंग दिस पॉइंट? सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट दैट इंटेंजिबिलिटी ऑफ सैटिस्फैक्शन के कारण कार्डिनल अप्रोच की जगह एक और अप्रोच इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को मेजर करने की आ गई, एंड दिस अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम यूटिलिटी को क्या नहीं कर सकते, नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसी, फैन और कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि आप ये नहीं बता सकते कि एसी से सैटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, कूलर से सैटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, फैन से सैटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन किससे मिलेगा, एसी से, ऑन रैंक फर्स्ट,
फिर कूलर से ऑन रैंक सेकंड, और सबसे कम सेटिस्फैक्शन कौन देगा? फैन देगा। तो इन ऑर्डिनल अप्रोच हमने सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ क्वालिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन समझा by giving ranks and preferences. Okay, so this is the ordinal approach of measuring the utility, which states that utility cannot be expressed in terms of numbers, it can only be compared by giving ranks and preferences. चलिए, तो this is the cardinal approach and this is the ordinal approach. One more important thing कि भैया cardinal approach जो है ना, ये cardinal approach पहले आ गई थी, ठीक है, पुरानी अप्रोच है, इसीलिए इसे हम क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। मोरओवर कार्डिनल अप्रोच में सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई किया जा रहा है, यूटिलिटी का क्वांटिफिकेशन किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस कार्डिनल अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव अप्रोच। वहीं ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये नई अप्रोच है, इसीलिए इसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सेटिस्फैक्शन की सिर्फ क्वालिटी समझ रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑर्डिनल अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, चलिए, तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था कि इस चैप्टर का हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझना। हमें यह एनालाइज करना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब फील होता है। अब हम कह सकते हैं कि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू अप्रोचेस, द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। डेफिनेटली ऑर्डिनल अप्रोच की इंपॉर्टेंस ज्यादा है मॉडर्न टाइम्स में, लेकिन आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों को इक्वल फोकस से समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। अब हम बहुत ज्यादा अंदर उतर चुके हैं, मतलब नाउ एग्जैक्टली वी आर स्टडिंग द चैप्टर। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फेमस लॉ समझना होगा, जिस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है, ये लॉ H.H. गोसैन नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, दैट्स व्हाई इसे गोसैन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। क्या है ये लॉ? बहुत कॉमन सा लॉ है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और हम भी डे टू डे बेसिस पर इसको फील करते हैं। The law of diminishing marginal utility simply states that as we keep on increasing the consumption of commodity, the satisfaction, the utility we derive from each successive unit will keep on diminishing. At a certain point, it will become zero, and after that, it will become negative. सरल शब्दों में कहा जाए तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाते हो, वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए, मैं आपको एक बहुत कैजुअल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप शादी में जाते हैं और शादी में जाकर के आप गुलाब जामुन खाना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए, जब आप पहला गुलाब जामुन खाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। से आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स लिख रहे हैं हम। से आपको पहला गुलाब जामुन खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? 100 यूटिल्स का। ओके, अब पहला गुलाब जामुन खाने के बाद आप सेकेंड यूनिट गुलाब जामुन की सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूम करते हैं, दूसरा गुलाब जामुन खाते हैं। तो जब आप दूसरा गुलाब जामुन खाओगे तो ऑब्वियसली उतना सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगा जितना पहले से मिला था आपको। अब आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा गुलाब जामुन खाने पर मान लेते हैं आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होकर कितने पे आ गया? 80 पे आ गया। अब आप तीसरा गुलाब जामुन खाते हो, तो जब आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो और डिक्रीज हो जाएगा। वो कितने पे आ गया? से 60 पे आ गया। आप अभी भी नहीं रुकते हो, आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हो, योर सेटिस्फैक्शन लेवल विल मोर डिमिनिश, इट मे डिमिनिश टू से 40 यूटिल्स। आप फिर भी एक और यूनिट कंज्यूम करते हो, फिफ्थ यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। कितने पे आ गया है? 20 पे आ गया है। आप अभी भी नहीं मानते हो और एक और गुलाब जामुन खाते हो। तो जैसे ही आप 6 यूनिट कंज्यूम करोगे तो हियर यू कैन सी कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कितने पे आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। दैट मींस अब 6 यूनिट ऑफ गुलाब जामुन को कंज्यूम करने पर आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। अगर आप अभी भी नहीं रुकते हो और आप एक और गुलाब जामुन खाते हो तो हो सकता है कि अब आपको अच्छा लगने की बजाय बुरा लगना शुरू हो जाए। दैट मींस अब आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कितने में चला जाए? नेगेटिव में चला जाए। दिस इज
this simple psychological phenomenon that we feel sometimes while doing the consumption is called as law of diminishing marginal utility. तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उसके ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूअसली डिमिनिश होता जाता है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। और अगर हम नहीं रुकते हैं और अपने कंजम्पशन को फर्दर और आगे लेके जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन विल बिकम नेगेटिव। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा ध्यान देना, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसका ना हमें ग्राफ भी समझना होगा, ठीक है। ग्राफ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एट योर स्क्रीन सब जने प्लीज ध्यान दीजिए यहां पे कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। आप देख सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, जो हमारे एग्जांपल में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। और अगर हम इसके आगे कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है नाउ इट बिकम्स नेगेटिव। अब ये क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। So this is the graphical representation of law of DMU that as we keep on increasing the consumption of the commodity, the marginal utility we derive from each successive unit keeps on diminishing. At a certain point, it becomes zero, and after that, if we increase the consumption, it will become negative. ये आपका law of DMU है। आप समझ सकते हो बहुत कॉमन सा लॉ है। हम लोग जब भी कोई कंजम्पशन करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको फील करते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई गाना ही क्यों ना ले लो, जब हम कोई गाना नया सुनना शुरू करते हैं तो थोड़े टाइम तक तो गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, बार बार उस गाने को सुनते जाओगे तो ऑब्वियसली वो गाना भी हमें अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद नेगेटिव सेटिस्फैक्शन देने लग जाएगा। जैसे वो गाना आया था किसी और का हूं फिलहाल कि अब तेरा हो जाऊं, तो ये गाना आप देख लो कि लोगों ने इतना ज्यादा सुना, एक पॉइंट पर तो हर घर के अंदर बज रहा था, बट एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद आपको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज का कंजम्पशन आप कर रहे हो, वो सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट के बाद नेगेटिव तक चला जाता है। So this is the law of diminishing marginal utility. Clear है यहां तक की बात? Okay. Now the important thing about economics. सब जने ध्यान देना। देखिए इकोनॉमिक्स के जो लॉ होते हैं ना, ये साइंस के लॉज के जैसे नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई जब भी हम साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उस लॉ को पढ़ने से पहले हमें सर्टेन अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तभी अगर हम वो अजम्पशंस लेंगे तभी वो पर्टिकुलर लॉ ऑपरेट होगा, अदरवाइज वो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसके भी अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं इसके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला अजम्पशन है, आपको अजम्पशन का मतलब समझ में तो आ रहा है ना कि अजम्पशन होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में साइंस के अंदर पढ़ा होगा द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है आप लोगों को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सरल भाषा में कहा जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। खैर हम लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये रीजन है। देखिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, अर्थ पे भी काम करता है। न्यूटन ने इवन एक इक्वेशन भी दी थी दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन अर्थ पे भी सेटिस्फाई करती है। अगर आप सन पे चले जाएंगे तो सन पर भी सेटिस्फाई करेगी। इवन अगर आप मिल्की वे के बाहर चले जाएंगे, किसी दूसरी गैलेक्सी में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर भी ये इक्वेशन एज इट इज सेटिस्फाई करेगी, एज इट इज। फिजिक्स के लॉज को काम करने के लिए किसी अजम्पशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमने पढ़े भी नहीं होंगे कभी फिजिक्स के अंदर कोई लॉ पढ़ते समय कि अलग से आपको बताया जाए कि ये अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स के लॉज तभी काम करते हैं जब उनके अजम्पशंस लिए जाते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा है ना, इसके भी अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं इसके? सबसे पहला अजम्पशन है कार्डिनैलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्डिनैलिटी?
इस assumption का मतलब है before studying this law you have to assume that utility can be expressed in terms of numbers. इस लॉ को पढ़ने से पहले ये मान लो कि यूटिलिटी को नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि मान लो अगर आप ऑर्डिनल अप्रोच वाले हो तब तो आप बोलोगे ना कि यूटिलिटी को तो नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, और इस लॉ के अंदर तो हम यूटिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो इस लॉ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या अजम्पशन ले लेंगे, वी विल अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन हमें लेना होगा कार्डिनैलिटी के बाद, दैट इज होमोजेनिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होमोजेनिटी, इट मींस दैट कि जितने भी गुलाब जामुन हम खा रहे हैं ना, वो सारे के सारे गुलाब जामुन बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे के सारे गुलाब जामुन कैसे हैं, होमोजीनियस हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो पहला गुलाब जामुन किसी ने आपको जला हुआ खिला दिया, फिर दूसरा गुलाब जामुन खिलाया बढ़िया वाला देसी घी का गर्मा गर्म, तो सेटिस्फैक्शन लेवल पहले से दूसरे पे आने के समय पर कम होगा कि इंक्रीज हो जाएगा? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, कम तो नहीं होगा। लॉ ने काम नहीं किया, लॉ तो कह रहा था कम होना चाहिए था। क्यों काम नहीं किया लॉ ने? क्योंकि जो दोनों गुलाब जामुन थे वो एक जैसे नहीं थे। गेटिंग दिस पॉइंट? सो द सेकेंड अजम्पशन वी विल टेक बिफोर स्टडीइंग दिस लॉ इज होमोजेनिटी। हमें मानना होगा कि जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी के, वो सारे के सारे यूनिट्स क्या है, बिल्कुल एक जैसे है, बिल्कुल होमोजेनियस है। दिस इज द सेकंड अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन है कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मतलब है हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बिना रुके गुलाब जामुन खा रहा है, कंटिन्यूसली खा रहा है। अगर एक गुलाब जामुन आप आज खाओगे, दूसरा 1 साल बाद खाओगे और तीसरा 3 साल बाद खाओगे, तो क्या सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा? नहीं होने वाला, बिकॉज आप बहुत ज्यादा टाइम गैप में कंजम्पशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अज्यूम दैट कि गुलाब जामुन ऐसे टाइम गैप में नहीं, एक के बाद एक लगातार कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते हो बिल्कुल बिना रुके, ओनली देन वी विल से द लॉ विल ऑपरेट। तो तीसरा अजम्पशन हम क्या लेकर के चलेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बिना रुके कंटिन्यूसली कंजम्पशन कर रहा है। दिस इज द थर्ड अजम्पशन, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। फोर्थ अजम्पशन है last but not the least, this fourth assumption is rationality. Now what is the meaning of rationality? rationality का मतलब क्या होता है? देखिए, rationality का मतलब होता है हमें ये मानना होगा कि कंज्यूमर को ना सेटिस्फैक्शन चाहिए था, कंज्यूमर समझदार है, उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए था, इसीलिए वो कंजम्पशन करने के लिए गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका पेट भरा हुआ है, आपने बहुत सारा मीठा भी खा रखा है, अब फिर आप शादी में पहुंचते हैं और आप सोचते हैं कि यार चलिए चल के गुलाब जामुन खाते हैं एंड लेट्स सी कि गुलाब जामुन खाने से हमें वो जो लॉ ऑफ डीएमयू सर ने पढ़ाया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपने खूब सारा मीठा भी खा रखा है, फिर अगर आप जाकर के गुलाब जामुन खाओगे तो हो सकता है पहले ही गुलाब जामुन पर आपको क्या हो जाए, उल्टी हो जाए। दैट मीन्स फर्स्ट यूनिट ऑफ गुलाब जामुन को कंज्यूम करते ही आप नेगेटिव सेटिस्फैक्शन में आ जाए। अब आप बोलोगे सर लॉ ने तो काम ही नहीं किया, आप तो खा रहे थे, पहला खाने पे बहुत अच्छा लगना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आप खाने के लिए क्यों गए गुलाब जामुन जब आपको सेटिस्फैक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी? द लॉ विल नॉट वर्क इफ यू वोंट बिहेव रेशनली। तो हमें फोर्थ अजम्पशन क्या लेना होता है, हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, उसे सेटिस्फैक्शन की जरूरत थी, इसीलिए वो कंजम्पशन कर रहा था। क्लियर है यहां तक? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के बाद अब हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट का नाम है टोटल यूटिलिटी, दैट मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जब मैं आपको ये लॉ पढ़ा रहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं वर्ड यूज कर रहा था मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि एग्जैक्टली मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। मार्जिनल वर्ड का अपने आप में मीनिंग होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट और वी कैन से एन एडिशनल यूनिट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्जिनल। आप ये मान के चलो कि थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स आप बार बार इस वर्ड को सुनेंगे। तो मार्जिनल वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एन एक्स्ट्रा यूनिट और वी कैन से एन एडिशनल यूनिट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यह है जब भी आप कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो यूटिलिटी देगी, वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी, दिस विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो पहले गुलाब जामुन को खाने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 100 यूटिल्स का। तो ये पहले गुलाब जामुन की क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी।
फिर पहला गुलाब जामुन खाने के बाद हमने एक और गुलाब जामुन खाया, दूसरा गुलाब जामुन खाया, तो दूसरे गुलाब जामुन ने हमें कितना सेटिस्फैक्शन दिया, 80 यूटिल्स का दिया। तो ये दूसरे गुलाब जामुन की क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। जब भी आप गुलाब जामुन की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो वो एक्स्ट्रा यूनिट आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी, दैट सेटिस्फैक्शन विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी। गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब भी आप कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उस एक्स्ट्रा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहला रहा है। गॉट इट? चलिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ना हम एक वर्ड और ऐड करेंगे अभी, एंड दिस वर्ड इज टोटल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है समझना जरा। हमारे एग्जांपल में पहला गुलाब जामुन खाने से 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला था। ओके, एक गुलाब जामुन खा लेने तक अगर आपसे कोई पूछे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो भैया पहला ही तो खाया था, 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना है आपका, 100 यूटिल्स ही है। फिर हमने दूसरा गुलाब जामुन खाया, सेकेंड यूनिट ने हमें सेटिस्फैक्शन कितना दिया, 80 यूटिल्स का। अगर कोई आपसे यह पूछे कि 2 गुलाब जामुन खा लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन आपका कितना हो चुका है, तो आप क्या बताओगे, 180 यूटिल्स आप बताओगे। ओके, तो टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर लेवल तक कंजम्पशन कर लेने पर आपको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल चुकी है, उसका जो सम है दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो दूसरा गुलाब जामुन खाने से 80 का मिला, इससे पहले 100 का मिल चुका है, तो सेकेंड लेवल पर टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 180 यूटिल्स हो गई। थर्ड लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी मिली 60 की, इससे पहले 180 का टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो थर्ड लेवल पर टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, दैट विल बी 180 प्लस 60 240 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एज यू कैन सी 240 प्लस 40 280, 280 प्लस 20 300, बट नाउ 300 प्लस 0 इट विल रिमेन एट 300। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी, 7th यूनिट का कंजम्पशन करने पर एमयू कितना है, -20 है, तो 300 प्लस -20, नाउ इट विल बिकम 280 यूटिल्स। ओके, सो दिस इज द टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो हमें समझ में आ गया था, जब भी हम कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब हमने टोटल यूटिलिटी भी समझ लिया है कि जब आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल का कंजम्पशन कर लेने तक जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिली है उसका जो सम है वो उस लेवल तक की टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। ओके, चलिए, तो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज द टोटल यूटिलिटी। अब हम जरा इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, या चलिए पहले टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल। टोटल यूटिलिटी हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। जैसे सेकंड लेवल पर जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 180 यूटिल्स की है, तो ये 180 असल में है क्या, इट इज द सम ऑफ एमयू, 100 प्लस 80, दिस इज 180। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो टीयू का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समेशन एमयू लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी। चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको टोटल यूटिलिटी गिवन है तो आप देखिए फर्स्ट से सेकंड पर जब हम आ रहे हैं, जब फर्स्ट से सेकंड पर हम आ रहे हैं तो फर्स्ट पर टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100 की है, सेकंड पर टोटल यूटिलिटी कितनी है, 180 की है। तो अगर कोई हमसे पूछे सेकंड लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी देख करके बताओ, तो हम कह सकते हैं अच्छा फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पे 100 का सेटिस्फैक्शन मिला था, 2 कंज्यूम कर लेने तक टोटल सेटिस्फैक्शन 180 हो गया है, इसका मतलब सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, 80 यूटिल्स का मिला होगा। तो टोटल यूटिलिटी की टर्म्स में हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज डेल्टा टीयू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। जब आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन में चेंज करेंगे तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा वो उस पर्टिकुलर लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जैसे सेकेंड लेवल की ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है 80, असल में है क्या, ये सेकेंड लेवल से पहले फर्स्ट लेवल पे टीयू कितना था, 100 था, सेकेंड लेवल पे टीयू कितना है, 180 है, तो कितना चेंज आ रहा है, 80 का चेंज आ रहा है। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी एट सेकेंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। गॉट इट? सो दिस इज द टोटल यूटिलिटी। अच्छा, अब हमें एक सिंपल सा रिलेशनशिप भी पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। क्या है वो रिलेशनशिप, पॉइंट्स में हम इलैबोरेट करेंगे, ध्यान देना।
रिलेशनशिप का पहला पॉइंट यह है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव द टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है योर टोटल यूटिलिटी रीचेस टू मैक्सिमम। जैसे एमयू जीरो होता है टीयू की वैल्यू अपने किस पे चली जाती है, मैक्सिमम पे चली जाती है। यहां पे आप देख सकते हो जब एमयू जीरो है तो टीयू की वैल्यू कितनी है, 300 है। ये वैल्यू टीयू की मैक्सिमम है। हालांकि इससे पहले भी 300 है, लेकिन हम मैक्सिमम उस वैल्यू को कहेंगे जिसके बाद वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन एमयू इज जीरो द टोटल यूटिलिटी रीचेस टू मैक्सिमम। तीसरा आप देखिए, थर्ड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी नाउ द टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। अब टोटल यूटिलिटी की वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो रही है, 300 से 280। तो जैसे ही एमयू नेगेटिव में जाएगा टोटल यूटिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। ओके, एक पॉइंट और लिखेंगे हम, दैट एमयू कैन बी नेगेटिव बट टीयू कैन नॉट। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है लेकिन टोटल यूटिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? द रीजन इज हमारा कंज्यूमर ना रेशनल है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो वो पागल तो नहीं है कि गुलाब जामुन खाने के बाद जब बुरा लगने लग जाएगा उसके बाद भी लगातार गुलाब जामुन खाता जाए और अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को भी क्या कर दे, नेगेटिव कर दे। ऐसा कंज्यूमर नहीं करने वाला। सो दैट्स व्हाई the last point of relationship we write it as when mu becomes mu can be negative but total utility cannot, and why so? Because your consumer is rational, क्योंकि आपका कंज्यूमर क्या है, रेशनल है। Getting this point? अब हम जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ लिया है, टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब याद होगा आपको, हमने लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जब कंजम्पशन जो है वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो गया। दैट मींस अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बेस्ट सेटिस्फाइड फील हो रहा है आपको। एट दैट टाइम वी से दैट यू आर इन इक्विलिब्रियम, एट दैट टाइम वी से दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब फील होता है। ध्यान देना, कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरह से समझा जाता है। द फर्स्ट इज सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड द सेकेंड वन इज टू कमोडिटी मॉडल। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे सिंगल कमोडिटी मॉडल में। यहां पर सिंगल कमोडिटी मॉडल का मतलब क्या है? सिंगल कमोडिटी मॉडल का मतलब है हम ये मान करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर एट अ टाइम एक ही तरह की कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, जैसे गुलाब जामुन खा रहा है तो गुलाब जामुन ही खा रहा है। सो दैट इज द सिंगल कमोडिटी मॉडल। जबकि टू कमोडिटी मॉडल में हम देखेंगे एट अ टाइम कंज्यूमर दो तरह की कमोडिटीज का कंजम्पशन कर रहा होगा। अब सिंगल कमोडिटी मॉडल में भी ना दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, आपको गुलाब जामुन कैसे खाने को मिल रहा है? फ्री में खाने को मिल रहा है, बिना पैसे दिए। अगर आप गुलाब जामुन फ्री में खा रहे हैं शादी में बिना पैसे दिए, आप बोलोगे सर शादी में तो लिफाफा तो लेके जाना पड़ता है ना। सपोज दोस्त के पास इनविटेशन था, आप तो दोस्त के साथ ऐसे ही चले गए, आप तो टोटली फ्री हो चुका है। चलिए, तो अगर आप शादी में जाके फ्री में गुलाब जामुन खा रहे हैं और गुलाब जामुन अगर आपको इस तरह से सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो आप कितने गुलाब जामुन खा जाएंगे? दैट मीन्स व्हेन यू विल फील बेस्ट सेटिस्फाइड, कब आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम पर होगा? द आंसर इज, अगर आप फ्री में कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप तब तक गुलाब जामुन खाएंगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी का कतरा कतरा आप वसूल ना कर लो। दैट मीन्स आप तब तक कंजम्पशन करोगे जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो ना हो जाए और आपका टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पर ना चला जाए। ऑनेस्टली आप लोग ये बात अगर फील करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर बहुत अच्छे गुलाब जामुन है फ्री में खाने को मिल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक खा के रुक जाएंगे हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम तब तक कंजम्पशन करेंगे जब तक कि एमयू जीरो ना हो जाए और हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। गेटिंग दिस पॉइंट? तो वी कैन से दैट इन सिंगल कमोडिटी मॉडल कंज्यूमर फाइंड्स इक्विलिब्रियम at that level of consumption where marginal utility becomes zero because when MUX is zero TU reaches to maximum। तो इसे हम कंडीशन की तरह लिख सकते हैं
कि सिंगल कमोडिटी मॉडल में फ्री कंजम्पशन के टाइम पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, वो लेवल ऑफ कंजम्पशन जिस पर MUX क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब MUX जीरो होता है तो TU क्या होता है, अपने मैक्सिमम पर होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? इसे हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप, मैंने आपको MU के ग्राफ के साथ साथ TU का ग्राफ भी शो किया है। इन दिस ग्राफ आप देख सकते हैं कि जब तक MU पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, इस पूरे एरिया में आप देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उससे पहले तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब तक MU पॉजिटिव है, यू कैन सी दैट टोटल यूटिलिटी की कर्व कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, बिकॉज व्हेन MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेस। तो जब MU जीरो पर है तो TU अपने मैक्सिमम पर है। फिर जैसे MU माइनस में गया, आप देख सकते हो TU की वैल्यू क्या होने लग गई है, डिमिनिश होने लग गई है, डिक्रीज होने लग गई है। गॉट इट? तो ये जो आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन है जिस पर MUX क्या है, जीरो है, इसे हम शो कर सकते हैं दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर MUX कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वेयर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। दिस इज द केस of consumer equilibrium in single commodity model when consumer is consuming for free without paying any price। लेकिन तब क्या होगा, जब कंज्यूमर से हम गुलाब जामुन के पैसे मांग लेंगे। अब फ्री में नहीं मिल रहा है गुलाब जामुन, अब आप होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं और पैसे देकर के सपोज आपको गुलाब जामुन खाना है। गुलाब जामुन वही है, वैसा ही है, बढ़िया देसी घी का, लेकिन अब कहां खा रहे हो आप, रेस्टोरेंट में खा रहे हो, होटल में खा रहे हो। ओके, अब टोटल यूटिलिटी का ज्यादा रोल नहीं है इक्विलिब्रियम को समझने में, अब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ रोल प्ले करेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहां पर अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट हमें काम आएगा। दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। वो कंसेप्ट था कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं। लेट्स से दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लेते हैं 1 रुपया 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के बराबर है। लेट्स अज्यूम दिस। अच्छा, अब आप देखिए, जो गुलाब जामुन हम खा रहे थे, मान लेते हैं उस एक गुलाब जामुन का 1 यूनिट ऑफ गुलाब जामुन का जो प्राइस है से 60 रुपीज है। जो गुलाब जामुन फ्री में मिल रहा था ना आपको अभी तक, उसका प्राइस कितना है अब, 60 रुपीज पर यूनिट है। अब अगर 1 रुपए को 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के बराबर हम अज्यूम कर लें, तो पहला गुलाब जामुन खाने पर आप कितना पे करोगे, 60 रुपीज, और आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा उसके अगेंस्ट में, 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो 60 रुपीज पे करके 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपया अगर 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के बराबर हम मान रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको 40 रुपीज का क्या फील होगा, सरप्लस फील होगा। डेफिनेटली ये 40 रुपए आपको फिजिकली मिलेंगे नहीं, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइकोलॉजिकली आपको फील होगा, वाह यार 60 रुपए दिए मैंने और मुझे सेटिस्फैक्शन 100 यूटिल्स का मिल गया है। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, एज पर अल्फ्रेड मार्शल, जब तक कंज्यूमर को ये सरप्लस मिलता रहेगा ना, तब तक कंज्यूमर अपना कंजम्पशन करता रहेगा। तो पहला गुलाब जामुन खा लिया, सरप्लस मिला, तो अब आप एक और गुलाब जामुन ऑर्डर कर सकते हो। जब आप दूसरा गुलाब जामुन ऑर्डर करोगे तो 60 रुपीज आप पे करोगे, बट अब आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ओनली 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 60 रुपीज पे किए, सेटिस्फैक्शन 80 यूटिल्स का मिला, अभी भी सरप्लस मिला है, कम है लेकिन मिला है। कितने का मिला है, 20 रुपीज का सरप्लस मिला है। अगेन साइकोलॉजिकली फील होगा ये सरप्लस, ये फिजिकली आपको कोई 20 रुपए नहीं देगा, लेकिन आपको मन में लगेगा ऐसा, यार 60 रुपीज पे किए, 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, बढ़िया है, यू आर फीलिंग द सरप्लस। आप अपने कंजम्पशन को आगे बढ़ाओगे। अब आप तीसरे यूनिट का कंजम्पशन करोगे। जब आप तीसरा गुलाब जामुन खाओगे तो यू विल पे 60 रुपीज, एंड एज पर आवर एग्जाम्पल, अब तीसरे गुलाब जामुन से सेटिस्फैक्शन भी कितना मिल रहा है, 60 यूटिल्स का ही मिल रहा है। क्या अब कोई सरप्लस मिल रहा है? द आंसर इज नो। अब आपका सरप्लस क्या हो गया है, जीरो हो गया है। आप यहीं पर अपना कंजम्पशन रोक दोगे, बिकॉज बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर आप ऐसी गलती नहीं करने वाले कि 60 रुपीज पे करके आप सिर्फ 40 का सेटिस्फैक्शन लो। दैट मीन्स आप अपने सरप्लस को नेगेटिव में ले जाओ, आप ये गलती करने की कोशिश नहीं करोगे। ओके, तो ये गुलाब जामुन जो फ्री में जब मिल रहा था आप 6 खा गए थे, लेकिन जब पैसे देकर के कंज्यूम करने पड़ रहे हैं तो आपने कितने खाए, ओनली 3। So in short, we can say that in single commodity model, when consumer consumes by paying price, then consumer consumes until that level where marginal utility becomes equal to the price of commodity.
कंज्यूमर उस लेवल तक कंजम्पशन करता है जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी के बराबर ना हो जाए। और हमारे एग्जांपल में ऐसा कहां हो रहा है? थर्ड लेवल पे हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये गुलाब जामुन 80 रुपए का होता तो कितने खाते? ऑब्वियसली 2 खाते। अगर 100 रुपए का होता तो कितने खाते? एज पर दिस सेटिस्फैक्शन लेवल 1 ही खाते, क्योंकि फिर MUX PX के बराबर कौन से लेवल पे हो जाता? फर्स्ट पे हो जाता। और अगर ये गुलाब जामुन 150 रुपए का होता तो क्या करते? खाते ही नहीं। इट हैपेंस टू अस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज कंज्यूम करनी होती है, लेकिन जब हम उसका प्राइस पूछते हैं, और होटल में तो ये होता ही है, आप देखना एट द एंड ऑफ द मील जब आप सोचोगे कि यार चलो गुलाब जामुन खा लेते हैं, और जब आप मेन्यू कार्ड उठा के देखोगे और आप देखोगे कि अरे 200 रुपए का गुलाब जामुन खाना था, बहुत मन था, शादी में दे रहे होते तो खाने के बाद 3-4 खा जाते, लेकिन अब यहां पर प्राइस आ गया है, और प्राइस इतना ज्यादा अगर आपको लग रहा है जितने अगेंस्ट में आपको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपना कंजम्पशन पोस्टपोन भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि नहीं भैया रहने दो, पानी ही पिला दो। गेटिंग दिस पॉइंट? So we can say that in single commodity model, when consumer pays price, consumer finds its equilibrium at that level of consumption where marginal utility becomes equal to the price of commodity. और यहां पर ऐसा कौन से लेवल पे हो रहा है? थर्ड लेवल पे हो रहा है। ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं इसका। ग्राफ पे अब मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन लेंगे हम, TU का तो कोई रोल है नहीं, और साथ में किसकी लाइन लेंगे हम? किसका कर्व लेंगे? प्राइस का। तो प्राइस तो कांस्टेंट ही है, सो दैट्स व्हाई प्राइस का कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जिस लेवल ऑफ कंजम्पशन पे MUX और PX, यहां पर आप देख सकते हो ये हमने मार्क किया हुआ है नीचे लेवल, जिस लेवल ऑफ कंजम्पशन पे MUX और PX एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एट दैट टाइम वी विल से दैट नाउ द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी मॉडल। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे भी कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि ऑर्डिनल अप्रोच अभी बची हुई है, डिमांड बचा हुआ है, शिफ्ट्स इन डिमांड बचा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बचा हुआ है। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहां तक हमने जो पढ़ा है, इसका जो एक टेस्ट है ऑब्जेक्टिव, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपलोड कर दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक करके एक टेस्ट भी दे सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर से कुछ कमेंट में मुझे बताइए। अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो भी आप यहां पर लिख करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।